Good morning, students. Myself, Jeenu Malik. I will help you to understand Geography of Class 10th. Dear students, as we have already discussed our ongoing chapter Resources and Development up to the topic Black Soil. Now let's proceed further. Today we are going to discuss the following topics: classification of soil, alluvial soil and black soil already discussed in our previous class. Today, red and yellow soil, laterite soil, arid soil and forest soil will be discussed. After this, we discuss about the soil erosion and its types. Next, we discuss about the soil conservation measures. At last, we see how people management can reduce or stop the land degradation. Now let's start with the first topic, and that is red and yellow soil. As you can see, the color of the soil in this image is red. Why it is red? Because due to the movement of tectonic plates and volcanic activities, many mountain range formed in the peninsular part of India. Here the Aravalli mountain range, here Vindhyachal mountain range, Satpura mountain range, Western Ghat and the Eastern Ghat. And these mountain range are rich in iron content and they get oxidized when come in contact with the rain. Due to the oxidation, color of rock particle becomes red, and due to this phenomena, the soil in this entire region is red except the coverage area of black soil. If you see this map carefully, you will find out that the red and yellow soil cover और सराउंड द ब्लैक सोयल. बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरी ब्लैक सोयल की थिक लेयर को यहाँ से रिमूव कर दें तो इसके नीचे भी हमें रेड एंड येलो सोयल देखने को मिलेगी. बट नाउ लेट्स सी सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एंड येलो सोयल. इट मेनली सीन इन द लो रेनफॉल एरिया ऑफ ईस्टर्न घाट. जैसे कि अभी हमने मैप में देखा था कि रेड एंड येलो सोयल जो है वो ईस्टर्न कोस्ट के एरिया में स्प्रेड हुई है. सो ये मेनली हमें लो रेनफॉल एरिया में देखने को मिलती है. और यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेघालय के ईस्टवर्ड हमें ये देखने को मिलती है. नेक्स्ट, we already discussed about the color, but it look yellow when it occur in a hydrated form. in certain areas जहाँ पे वाटर अमाउंट जो है बहुत अच्छा मिलता है तो वहां पर ये इरिगेशन के बाद जब ये वेट हो जाती है तो उसके बाद ये येलोइश कलर की नजर आती है. दिस सोइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश. आपने 9th क्लास में नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर डिस्कस किया था तो उसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं वो आपने देखे थे. तो इस पूरे रीजन में आपको मिलेगा कि यहाँ पर डिसीडियस काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन आने पे अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. और फिर ये जो शेडेड लीव्स हैं ये विंड के साथ और वाटर के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोटिंग नहीं हो पाती, ये सड़ नहीं पाते और ह्यूमस जो है उसको डेवलप नहीं कर पाते. तो ये जो सोइल है हमारी ये डेफिशिएंट इन ह्यूमस है. बट डियर स्टूडेंट, आफ्टर द प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन वी कैन गेट हाई प्रोडक्शन ऑफ wheat, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एटसेट्रा. अभी भी इसमें कल्टीवेट किया जाता है बट प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं निकलेगा अगर हम उसके अंदर प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन सिस्टम का ध्यान अच्छे से नहीं रखेंगे. Now again, let's see the state it covers. Here, it found in the Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and some part of Chhattisgarh and northeastern states. मेघालय के ईस्टवर्ड जो स्टेट्स हैं उनमें ये हमें देखने को मिलती है. Now coming to next soil and that is laterite soil. यहाँ पर आप स्लाइड में लेटराइट सॉइल का कलर देख सकते हैं जो कंप्लीटली रेड भी नहीं है और कंप्लीट ब्राउन भी नहीं है. इट इज रस्टी रेड. लेटराइट वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन ब्रिक. और ब्रिक बनाने के लिए, ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट बनाने के लिए कैसी क्वालिटी चाहिए सोइल के अंदर कि जब सोइल को शेप देनी है तो वो सॉफ्ट हो और जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो वो हार्ड हो जाए. और यही क्वालिटीज जो है वो लेटराइट सोइल के अंदर मिलते हैं जिसकी वजह से
इसी सोइल को ऑफनली यूज किया जाता है ब्रिक बनाने के लिए, बिकॉज दिस सोइल इज सॉफ्ट व्हेन वेट एंड हार्ड व्हेन ड्राइड. This soil is found in the high temperature and high rainfall areas. Basically, students, this soil belong to the equatorial region. Equator के आसपास के region से belong करती है. But as you know that India is above the equator. Indian latitudinal extent start from 8 degree 4 minute north latitude, which is above the equator. Then why this soil found in India? Basically, few million years ago, when Indian subcontinent was a part of Gondwana land, and at that time equator passes through India. जैसे कि आपको इस स्लाइड के अंदर देखने को मिल रहा है, equator passes through India. At that time it helps in the development of laterite soil. इसी वजह से laterite soil की इंडिया के अंदर फॉर्मेशन हुई. After that this land mass move upward and hit the Eurasian plate, and here the formation of Himalayas happen. अब ये जब प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी इंडिया के अंदर कुछ प्लेसेस पर इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट जो है वो बना रहा, और इसीलिए ये जो लेटराइजेशन की प्रोसेस है ये कंटिन्यू रही, जिसकी वजह से लेटराइट सोइल इंडिया के अंदर मिलती है. बट ये जो सोइल है ये हमें पैचेस में मिलती है, स्मॉल स्मॉल पैचेस में मिलती है, जहां पर इस तरीके का क्लाइमेट मिलता है जहां हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो, तो वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल मेघालय प्लेटू के आसपास आपको इसको देखने को मिलेगा, महानदी के रीजन में, गोदावरी कृष्णा की वैलीज के अंदर अलोंग विद द वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर एरिया राजस्थान में और मध्य प्रदेश के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी. अब ड्यू टू द हाई रेनफॉल it result in the high leaching also. What is the meaning of high leaching? Leaching, dear student, leaching is a process in which water soluble substances are washed out from the soil. It causes the loss of soil nutrients which are essential to the plant growth. अब not just because of the heavy rainfall, एक्सेसिव इरिगेशन भी अगर हम करेंगे तब भी लीचिंग की प्रोसेस हो जाएगी, जिसमें सोयल के टॉप लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड हो जाएंगे, वो बहकर चले जाएंगे पानी के साथ, और जो कि बहुत जरूरी होते हैं किसी भी प्लांट के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए. इसके साथ साथ लीचिंग की प्रोसेस जो है वो सोयल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. कैसे? द रॉक दैट आर फाउंड इन दीज एरिया आर रिच इन लाइम एज वेल एज सिलिका, and lime and silica easily react with water and flows out of the rock, and rock becomes weak and finally break down and formed the laterite soil. जैसे ही बहुत ज्यादा पानी रॉक्स के ऊपर आता है तो उनके अंदर जो सिलिका प्रेजेंट है और लाइम प्रेजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वॉश्ड हो जाते हैं, फ्लोज हो जाते हैं वाटर के साथ, जिसकी वजह से रॉक्स कमजोर हो जाती हैं और फिर वेदरिंग की प्रोसेस होती है, टूटती है, जिसकी वजह से लेटराइट सोइल की फॉर्मेशन होती है. डियर स्टूडेंट्स, दिस सोइल इज ह्यूमस रिच इन सम प्लेसेस एंड ह्यूमस पुअर इन अदर्स. जैसा कि हमने मैप के अंदर देखा कि दिस सोइल इज फाउंड अलोंग द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, जहां पर हमें एवरग्रीन काइंड ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है, और जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे वहां पर ह्यूमस कंटेंट सोइल के अंदर ज्यादा होगा, जैसे कि वेस्टर्न घाट के साथ साथ मेघालय रीजन के साथ साथ यहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और इसी वजह से ह्यूमस कंटेंट भी लेटराइट सोइल के अंदर ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से ये हेल्प करेगा कल्टीवेशन के पर्पज से. सो यहाँ पर टी, कॉफी, रबर, इन सब के जो प्रोडक्शन में है वो लेटराइट सोइल हेल्प करती है. But the area where sparse vegetation found, for example in राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर sparse vegetation होती है और deciduous kind of trees यहाँ पर होते हैं, या vegetation यहाँ पर होती है जो एक particular season आने पर अपने leaves को shed कर देते हैं, और फिर बाद में wind या water जो है उनके shedded leaves को ट्रांसफर करके ले जाते हैं अपने साथ और किसी दूसरे प्लेस पर डिपोजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से
इस पर्टिकुलर रीजन में ह्यूमस कंटेंट जो है वो बहुत लो हो जाता है, क्योंकि रोटन प्रोसेस नहीं हो पाई, लीव्स सड़ नहीं पाई, जिसकी वजह से ह्यूमस डेवलप ही नहीं हो पाए। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस लेटराइट सोइल सपोर्ट द एवरग्रीन वेजिटेशन एंड ऑल्सो सपोर्ट द डिसीडियस वेजिटेशन। अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेट वाइज हम इसको देख लेते हैं कि ये इंडिया में कहां पर मिलती है। सो बेसिकली ये कर्नाटका में, गोवा में, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, यहां पर हमें लेटराइट सोइल देखने को मिलती है। जैसा कि हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेटो के आसपास जो है वो लेटराइट सोइल की फॉर्मेशन है, और प्लेटो रीजन की जो बेसिक रॉक्स हैं वो सारी इग्नियस रॉक्स हैं, और उनके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इस आयरन कंटेंट की वजह से ही लेटराइट सोइल का जो कलर है वो रस्टी रेड होता है। सो दिस सोइल इज रिच इन द आयरन एंड एल्यूमिनियम बट लैक इन नाइट्रोजन, पोटाश, लाइम एंड ह्यूमस, जो कि वेजिटेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जिस एरिया में ह्यूमस कंटेंट कम मिलता है वहां पर हम अगर प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर और इरिगेशन अवेलेबल करवाएं तो वहां से भी हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज लेटराइट सोइल जो है वो रागी, सुगरकेन, कैश्यू नट्स, टी, कॉफी, इन सब के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और ये हमारे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम के आसपास के रीजन में मिलती है। Next soil is arid soil. As its name suggested, it is found in the arid region or sub-arid region. Means ऐसा एरिया जहां पर वाटर स्कैरिसिटी और स्पार्स वेजिटेशन मिलेगी, वहीं पर एरिड सोइल का स्प्रेड हमें देखने को मिलेगा। इन इंडिया इट इज स्प्रेडेड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। यहाँ पर हमें इसका स्प्रेड देखने को मिलेगा। एरिड सोइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। रेड कलर स्पेशली हमें बिकॉज अरावली माउंटेन रेंज के जो रॉक्स हैं दीज आर रिच इन आयरन कंटेंट, और आयरन कंटेंट जो है वो ऑक्सीडाइज करता है व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, इसीलिए यहाँ पर ये रेड कलर की दिखाई देती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। बेसिकली जो एरिड सोइल के सैंड पार्टिकल्स हैं वो सैंडी होते हैं, मींस वो लूज पार्टिकल्स होते हैं, कंसोलिडेटेड नहीं होते हैं, और उसके अंदर सोल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एरिड सोइल का जो डिपोजिशन है वो मेनली विंड की एक्टिविटी की वजह से होता है। जब मानसून आता है इंडिया में तो साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स होती हैं वो गुजरात के इस नॉर्दर्न बाउंड्री से यहाँ से सोइल पार्टिकल्स कैरी अभी करते हैं अपने साथ, और पंजाब और राजस्थान की बाउंड्री पर डिपॉजिट करते हैं। बट जब विंटर सीजन के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलती हैं तो यहाँ की जो विंड्स होती हैं वो यहाँ से सैंड पार्टिकल्स को उठाती है और वापस जो है इस बाउंड्री पर स्प्रेड कर देती है। सो बेसिकली ये जो है विंड की एक्टिविटी की वजह से ही एरिड सोइल का स्प्रेड जो है मूव करता रहता है। इस सोइल के अंदर मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होता है। आपको पता है कि वहां पर वाटर जो है वो वाटर स्कैरिसिटी है, मेजर कोई रिवर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मॉइस्चर बहुत कम देखने को मिलेगा। साथ के साथ वेजिटेशन जो है वो बहुत कम है, बुशेस वगैरह ही हैं, जिसके में भी वो भी डिसीडियस काइंड ऑफ है, मींस अपने लीव्स को शेड कर देती हैं, और विंड एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो शेडेड लीव्स हैं वो भी ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए एरिड सोइल के अंदर मॉइस्चर और ह्यूमस कंटेंट जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, बट कैल्शियम कंटेंट जो है इसमें हाई रहता है, और कैल्शियम कंटेंट जो है हाई होने की वजह से ये धीरे धीरे जो है सोइल के नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है वो मूव करता रहता है, और पूरा एक बेड वहां पर फॉर्म कर लेता है। मींस ऊपर जो है हमारी टॉप लेयर रहती है, सैंडी सोइल की टॉप लेयर रहती है, और नीचे की तरफ हमारे कैल्शियम कंटेंट के जो रॉक्स हैं, कंकड़ हैं, वो नीचे की तरफ पूरा एक तरीके से बेड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, वाटर इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मींस जब बारिश आती है तब यहाँ पर ये
ग्राउंड वाटर टेबल तक पानी को नहीं जाने देते और रोक देते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो एरिड सोइल की जो थिकनेस है वो भी बहुत ज्यादा थिक नहीं है। ये 1 to 2 फीट इसकी थिकनेस है। ये तो बहुत जल्दी जो है ये सेचुरेटेड हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर राजस्थान में फ्लड का रीजन भी बनती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल में ये जो कैल्शियम कंटेंट है ये नीचे की तरफ पानी नहीं जाने देते और यहाँ पर जो सोइल की थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है नहीं, और इसी वजह से बहुत जल्दी ही राजस्थान में फ्लड भी आ जाती है। As earlier I told you, arid soil lack in moisture and humus, but dear student, it can be cultivable if proper irrigation system is there। और ऐसा पॉसिबल भी किया गया है। सूरतगढ़ तक जब इंदिरा नहर पहुंचा दी गई तो वहां पर अच्छे से वीट की कल्टीवेशन की गई है। Now the next soil is forest soil. As its name itself tells, it is found in the forest, and in India most of the forests are found in the mountainous and hilly region. Let's discuss some characteristics of forest soil. As we already discussed that this soil is found in the forest area where sufficient rainfall is available. The soil vary in structure and texture depend on the mountain environment. Means if it is in the higher slope it will be coarse, means इसके grains जो है वो मोटे रहेंगे upper part में slope के, but when it comes down it will be fine grained और loamy और silty। मीन जैसे जैसे हम वैली की साइड में डाउनवर्ड मूवमेंट करते जाएंगे तो इसके जो ग्रेन्स है वो फाइन होते जाएंगे, लोमी हो जाएंगे। लोमी मीन्स द गुड प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। बट in the snow-covered of Himalayas, this soil experienced denudation. Denudation is the process that causes wearing away of the earth's surface by moving water, ice, wind, wave, etc. जहां पर स्नो कवर्ड एरिया होता है तो स्नो जो है वो मास मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस की जो टॉप लेयर है वो डेन्यूड हो जाती है, वियर अवे हो जाती है, एंड ड्यू टू दिस डेन्यूडेशन सोइल बिकम्स एसिडिक in those areas because lime is washed away due to the denudation which leads acidic nature of soil। इसके साथ साथ इस सोइल के अंदर ह्यूमस क्वांटिटी भी जो है वो लो मिलती है, क्योंकि डेन्यूडेशन जो है वो वियर अवे कर देता है अर्थ की अपर लेयर को। और इसके साथ साथ हमारी जो रिवर्स हैं वो भी अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने आसपास के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने रिवर बेड में लेकर आती हैं और जो रिवर के टेरेसेस होते हैं स्प्रेड कर देती हैं और उसके साथ साथ एलुवियल फैन में भी डिपॉजिट करती हैं। और यही वजह है कि लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड द एलुवियल फैन आर वेरी मच फर्टाइल। नाउ लेट्स सी वेयर्स फॉरेस्ट सोइल फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर आप सिंबल चेक कर सकते हैं इन इंडेक्स बॉक्स। एंड दिस फॉरेस्ट सोइल कवर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। Now, our next topic is soil erosion. It means removal of top soil from one place to another by the natural agents। और ये natural agents हैं हमारे water, wind, etc. डियर स्टूडेंट्स, सोइल फॉर्मेशन और सोइल इरोजन की जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली चलती है और इसी वजह से इसमें बैलेंस भी बना रहता है। बट हमारी ह्यूमन नीड्स जो है वो बढ़ती जा रही है और हमारी ग्रीड की वजह से ही ये बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है। अब ये कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिन्होंने सोइल इरोजन को बढ़ा दिया है? डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज स्केल सोइल इरोजन। हम डिफोरेस्टेशन करते रहते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज की रूट, ग्रास की रूट जो है वो सोइल को होल्ड करके रखती हैं, सोइल को कंसोलिडेट करके रखती हैं। जब हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं या जो ग्रास है वो अपरूट हो जाती है तो सोइल पार्टिकल्स जो है वो लूज हो जाते हैं और फिर विंड के साथ और वाटर के साथ जो है वो कैरी अवे करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन। सो बेसिकली इस क्लास में हम गुली इरोजन और शीट इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन। सो व्हाट इज गुली इरोजन? द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड, it carry away the soil and form the deep channel which called gullies।
एंड दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गुली इरोजन। और जब गुली इरोजन जो है वो बढ़ जाता है, सो अ लैंड विच इज ब्रोकन इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स बाय द गुलीज, इट इज कॉल्ड बैड लैंड। और एक बैड लैंड जो है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए और किसी भी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। हम अभी इमेज देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो रनिंग वाटर है उसकी वजह से गुलीज क्रिएट हो जाती है और गुलीज की वजह से एक पूरा बड़ा लार्ज एरिया जो है वो बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये गुलीज जो है वो वाटर की वजह से हुई है। कैसे? वर्टिकली वाटर ने शार्प तरीके से सोइल को कट किया है और जिससे कि डीप चैनल्स जो है वो बन गए हैं, इनको गुलीज बोला जाता है। अगर ये फाइन लाइंस में होते हैं, अगर इनकी विड्थ जो है वो बहुत कम होती है, तब इनको रिले इरोजन बोला जाता है। नेक्स्ट इज शीट इरोजन। Sometime water flows as a sheet over the large areas and down a slope. The water takes away the topsoil. This type of erosion is called sheet erosion. जैसा कि आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा है कि एक पूरी अपर लेयर जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली रिमूव हो रही है, वॉश होकर जा रही है, तो ये जो है वो शीट इरोजन है। इसमें वर्टिकली डीप चैनल्स क्रिएट नहीं हुए हैं, पूरी एक अपर सरफेस लेयर जो है वो वॉश्ड अवे हो गई है, इसी को शीट इरोजन कहते हैं। अपनी नेक्स्ट इमेज में हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जब ऊपर से यहां से जो है इरोजन होकर सोयल नीचे की तरफ आती है, तब पहले रिले बनाती है और ये रिले जो है ये बहुत ही थिन लाइंस होती हैं, वर्टिकली जो है सोयल को कट किया जाता है वाटर की वजह से। बाद में यही रिले जो है और ज्यादा वाइड हो जाती हैं और गुलीज की फॉर्मेशन करती हैं। गुली इरोजन इस तरीके से होता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में गुली इरोजन ज्यादा होता है और कौन से पार्ट में शीट इरोजन ज्यादा होता है। बच्चों, शीट इरोजन जो है वो बेसिकली फ्लैट सरफेस एरिया में होता है और जो गुली इरोजन है वो बेसिकली स्लोपी एरिया में होता है। सो शीट इरोजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा बेसिकली इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर हमें जो है वो शीट इरोजन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें ईस्टर्न कोस्ट के पास भी शीट इरोजन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं गुली इरोजन की। सो गुली इरोजन जो है वो हमें वेस्टर्न घाट के आसपास हमें गुली इरोजन मिलेगा। इसके साथ साथ माउंटेन नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन एरिया में भी हमें गुली इरोजन देखने को मिलेगा, जहां पर शार्प स्लोप होते हैं, तो वहां पर गुली इरोजन क्रिएट होते हैं। Our next topic is soil conservation measures. Under this topic, our first measure is contour plowing. Contour plowing is the process of farming by keeping the lines of contour on the slopy regions. आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है कि कैसे कंटूर के साथ जो है वो फार्मिंग की गई है। अब ये जो कंटूर प्लोइंग्स हैं या कंटूर लाइंस जो हैं, ये कैसे हेल्प करती हैं? सो दीज कंटूर लाइंस कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूव द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्रॉप्स, प्लस इट ऑल्सो डिक्रीज द टॉप सॉइल मूवमेंट एंड अवॉइड द सॉइल इरोजन। कि ऊपर की तरफ से जो टॉप सॉइल की मूवमेंट होती है उसको भी स्टॉप कर दिया है, इसके साथ साथ सॉइल इरोजन को भी डिक्रीज कर दिया गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कंटूर प्लोइंग जो है वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। Our next measure is terrace farming. Terrace farming is a technique in farming where a slope surface is cut into flat layers, resembling a series of steps. जैसे कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे एक पूरे स्लोप को टेरेस में या स्टेप्स में जो है कट किया गया है फ्लैट सरफेस बनाने के लिए, सो दैट कि हिली एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को पॉसिबल किया जा सके। अब ये जो टेरेस फार्मिंग है ये कैसे हमें हेल्प करती है? बेसिकली ये सोइल इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करती है। ऊपर से जब वाटर का जो फ्लो आएगा तो वो एकदम से स्पीड से नीचे की तरफ नहीं आएगा, सो वो धीरे धीरे उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी। सोइल इरोजन जो है कंप्लीटली इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, बट उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है और उसके साथ साथ ऊपर की लेयर के जो भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो भी हमारे इन स्टेप्स के ऊपर ही स्प्रेड होते हुए चले जाएंगे, सो हमारी सोयल जो है उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। Our next measure is strip cropping.
जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि लार्ज फील्ड जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू द स्ट्रिप्स, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, कि क्रॉप्स के मिड मिड में क्या कर दिया गया है, इन बिटवीन ग्रास की रो जो है उनको लगा दिया गया है। और ये जो ग्रास रोज है ये किस में हेल्प करेंगी, स्पेशली ये जो है वो विंड की फोर्स को ब्रेक कर देंगी। और विंड क्या करती है, वो हमारी टॉप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को या टॉप लेयर को अपने साथ कैरी अवे करके लेके जाती है। सो ये ग्रास जो है उसकी स्पीड को ब्रेक करने का काम करेगी। सो इसलिए स्ट्रिप क्रॉपिंग भी जो है वो सॉइल इरोजन का एक बहुत अच्छा हम मेजर कह सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। आवर नेक्स्ट मेजर इज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब है ट्री को प्लांट करना ऑन द एजेस ऑफ कल्टीवेटेड एरिया। कल्टीवेटेड एरिया जो है उसके एजेस पर हम एक पूरी सीरीज में या पूरी रो जो है वो प्लांट्स की, बुशेस की या ट्रीज की अगर हम ग्रो कर दें तो हमारा जो कल्टीवेटेड लैंड एरिया है वो स्पीडी विंड जब आएंगी तब उसको इरोड होने से बचा लेंगे। और ये जो रोज ऑफ ट्री है ये बैरियर का काम करेंगी कि जैसे स्पीडी विंड आई और इनको हिट किया तो वहीं पर सारे सैंड पार्टिकल या सिल्ट पार्टिकल जो है उनको डिपॉजिट कर जाएंगी और अपने साथ खाली हाथ होकर वो आगे की तरफ जाएंगी। सो शेल्टर बेल्ट भी जो है वो सोइल को इरोड होने से बचाती है। Now, our last topic is how people management can stop land degradation. Under this topic, we discuss the example of Sukhoi Mojri village and the Jambua district. So, Sukhoi Mojri village जो है बच्चों वो शिवालिक रेंज में लोकेटेड है, जहां पर लोग बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे थे जिसकी वजह से सोयल इरोजन जो है वो ज्यादा स्पीड से हो रहा था। अगर हम बात करें ट्री डेंसिटी की, सो इट वाज 13 पर हेक्टेयर इन 1976। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे एरिया में जहां पर फर्टाइल सोयल अवेलेबल है वहां पर इतने कम ट्रीज अवेलेबल थे या इतने पेड़ों को कट कर लिया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और जो विलेजर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, डिफोरेस्टेशन को कम किया, एफोरेस्टेशन को बढ़ाया। सो बाद में जो ट्री डेंसिटी है वो इम्प्रूव होकर 1272 पर हेक्टेयर हो गई थी 1992 में। इसके साथ साथ ना सिर्फ डिफोरेस्टेशन रुक गया, एफोरेस्टेशन बढ़ गया, इन्वायरमेंट साफ हो गया, लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, साथ ही साथ में जो उनकी लाइवलीहुड थी या आजीविका थी वो भी बढ़ गई थी। और ये 1979 में 10,000 के नियर अबाउट थी, जो कि 1984 में बढ़कर 15,000 के आसपास हो गई थी। सो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि वहां की जो लैंड डिग्रेडेशन थी जब वो रुकी तो लैंड क्वालिटी इंप्रूव हुई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वालों के लिए फर्टाइल लैंड अवेलेबल हो गई। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज्यादा आया। सो ये एग्जाम्पल था हमारा सुखोई मोजरी विलेज का, कि जिन विलेजर्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। Now we talk about the Jambua district which located in मध्य प्रदेश। सो यहाँ पर जो सेंटर गवर्नमेंट थी उन्होंने वाटरशेड प्रोग्राम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। दिस प्रोग्राम वाज मेनली इंट्रोड्यूस टू कंबाइन द लैंड, वाटर एंड वेजिटेशन इन दिस डिस्ट्रिक्ट। सो इन तीनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था। सो द रिजल्ट विच शोज दैट दिस प्रोग्राम वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन मध्य प्रदेश। और वो कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वहां के जो लोकल पर्सन थे, लोकल सिटीजन्स थे, उन्होंने इसमें प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। अगर वो फॉलो नहीं करते तो ये सक्सेसफुल कैसे होता। सो वाटरशेड प्रोग्राम जो है इसने रिड्यूस किया सोइल इरोजन को एंड इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लैंड डिग्रेडेशन। और जब लैंड डिग्रेडेशन है वो बंद हुआ तो ऑब्वियस बात है कि अपने आप से सोइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, विच लेड द बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जैसा कि बताया गया था कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो 2-3 बातों को ध्यान में रख के किया गया था। एक ही लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है, वाटर स्कैरिसिटी का जो इश्यू था उसको भी रिजोल्व करना था, और साथ के साथ जो वेजिटेशन है उसको भी
ग्रो करना था। सो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर इंट्रोड्यूस किया था, और वहां के लोगों की अवेयरनेस की वजह से, उनके मैनेजमेंट की वजह से ही ये जो पूरा प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल हो पाया था। और वहां के जो लोग थे उनकी लाइवलीहुड जो थी, उनकी आजीविका जो थी, या हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो इम्प्रूव हो गई थी। सो कुल मिला के लोकेलिटी जो थी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो गया, अच्छी वेजिटेशन ग्रो होने लगी, लैंड की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। सो पीपल की मैनेजमेंट के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। सो हमारा ये चैप्टर जो है वो कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में मिलेंगे अपने नए लेसन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड एंड डू हार्ड वर्क। थैंक यू।